हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं जावा जो है वो टॉप टेक्नोलॉजी है, यूज्ड होती है एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में बैकएंड में। क्योंकि ये बहुत पुरानी है इसलिए इसमें बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो पहले से रन भी कर रही हैं, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स भी हैं अभी। ठीक है, अब जॉब्स पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि रिलेवेंट हैं कैंडिडेट्स के लिए जिनका एक्सपीरियंस है 3 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन जावा। आप इस वीडियो को एज ए मॉक इंटरव्यू भी कंसिडर कर सकते हो। करना क्या है, आपको क्वेश्चन सुनना है, वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर सोचना है और फिर मेरे आंसर से कंपेयर करना है। ठीक है, और चेक करना है अपना आंसर। ओके, हे माय नेम इज़ हैप्पी और मैं हेल्प करता हूँ कैंडिडेट्स की जावा इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में। कैसे करता हूँ? बाय पोस्टिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू जावा करियर गाइडेंस, जावा इंटरव्यू गाइडेंस एक्सेट्रा। तो अगर आप उन वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी के अभी प्रेस करो लाइक और सब्सक्राइब बटन। लेट्स स्टार्ट विद नाउ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन? एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैप्सूल याद है, जो एक मेडिसिन होती है, उसमें 2 कलर होते थे, राइट? और उसके अंदर 2 दवाइयाँ होती थी एक्चुअली। अब किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें ये 2 दवाइयाँ साथ में लेनी पड़ती है, इसलिए कैप्सूल्स का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, अगर आप खाली एक दवाई ले लेंगे ना तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे और शायद कोई डिजीज़ जो है वो क्योर भी ना हो। ठीक है, सिमिलरली जो गुड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन होती है ना, वहाँ एनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम आपका फंक्शन और डाटा को कंबाइन कर देते हैं। मतलब जो डाटा का एक्सेस है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते आपको डाटा जो है वो फंक्शन के थ्रू मिलेगा, तो कंबाइन होके एनकैप्सुलेट। ठीक है, तो ये है हमारा एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं और भी अदर वर्ड्स में समझाऊं तो जैसे हमारी क्लास होती है उसमें फील्ड्स और फंक्शंस होते हैं, राइट? तो कभी भी अपनी जो फील्ड्स हैं ना उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं होने देना है। मतलब मैं सेम ही चीज़ कह रहा हूँ वैसे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेस कैसे करते हैं फिर उसको हम वहाँ पे फंक्शंस में गेटर और सेटर फंक्शंस बनाते हैं और गेटर और सेटर फंक्शंस के थ्रू उस फील्ड्स को, डाटा को एक्सेस करते हैं। तभी हम आउटसाइड क्लाइंट में या मेन मेथड में या किसी डिफरेंट क्लास में उस फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द फंक्शन। ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये एकदम बिल्कुल। डेफिनेशन है, इनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग कह लो, रैपिंग कह लो, ऑफ डाटा एंड फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट। ठीक है, अब मैं आने वाले क्वेश्चन में जल्दी से इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा इनकैप्सुलेशन की। हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा। तो कोड में जल्दी से चलते हैं और समझते हैं। और हाँ, अगर आपने गेटर और सेटर मेथड का जो मैंने प्रीवियसली समझाया था वो आपको आता है तो आप 70% तो आपको इसका आंसर पता है, पर फिर भी मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो एक बार हमारे पास जैसे एक एम्प्लॉय क्लास है ये, और इसके अंदर हमारे पास एक एक्सपीरियंस फील्ड है कुछ इस तरीके से, जो कि बेसिकली डाटा ही है आपका। ओके, अब हमने क्या किया, मेन मेथड के अंदर या फिर किसी और क्लास के अंदर हमने इस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कुछ इस तरीके से। तो अब एक तरीका आपके पास ये है कि आप एम्प्लॉय फील्ड की वैल्यू जो है एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस आप कैसे सेट कर लो, ऐसे डायरेक्टली, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। ओके, तो रिकमेंडेड कैसे है? पहले तो आप अपनी इस एम्प्लॉय फील्ड को हमेशा प्राइवेट रखना है। ठीक है, ताकि ये आपकी इस एम्प्लॉय क्लास के बाहर एक्सेसिबल हो ही ना। ठीक है, फिर क्या करना है, एक सेटर मेथड बनाना है, सेट एक्सपीरियंस, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस रिसीव होगा और फिर आप दिस कीवर्ड का यूज़ करके अपने फील्ड का एक्सपीरियंस सेट कर लोगे, जो आपको एक्सपीरियंस वहाँ पैरामीटर से रिसीव हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस की वैल्यू सेट कर सकते हो और इसे सेटर मेथड कहते हैं। ऑलराइट, अब ये तो सेट का टेक्निक हो गई। अब गेट कैसे करना है? अगर कोई क्लाइंट गेट करना चाहता है वैल्यू, तो वो भी डायरेक्टली ना करके एक गेटर मेथड बना लो।
इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ गेट एक्सपीरियंस करके मेथड है, जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको आप अपना एक्सपीरियंस रिटर्न कर दोगे। ये मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया है क्योंकि आप एक्सपीरियंस को मॉडिफाई भी कर सकते हो। वैसे आपको बस यहाँ पे एक्सपीरियंस ही सिलेक्ट करना है, ये मल्टीप्लाई 2 हटा सकते हो। ये मैं आपको डाटा वैलिडेशन या डाटा मैनिपुलेशन के लिए होता है, जो कि एक बेनिफिट है इस इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सेट करना था एक्सपीरियंस, तो मेन मेथड से कैसे कॉल करेंगे, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट, एम्प्लॉय डॉट सेट एक्सपीरियंस, और यहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस पास कर देंगे जो वहाँ ऊपर रिसीव हो जाएगा और आपके एक्सपीरियंस फील्ड की वैल्यू सेट हो जाएगी। अब गेट कैसे करना है, डायरेक्टली आप गेट को कॉल कर दो कुछ इस तरीके से, एम्प्लॉय डॉट गेट एक्सपीरियंस वैल्यू, ठीक है। तो आपका ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा और एक्सपीरियंस फील्ड की वैल्यू गेट भी हो जाएगी। तो अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे 10 आउटपुट भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलत है आउटपुट, इसको सही कर लेते हैं, 10 है, ऑलराइट। तो ये था हमारा गेटर सेटर। अब मैंने सेम ही कोड यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि कैसे इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, पहली चीज़ ताकि बाहर एक्सेसिबल ना हो वो डाटा डायरेक्टली, और दूसरा गेटर और सेटर मेथड के थ्रू हो, उसके लिए हम गेटर और सेटर मेथड बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। अब अपकमिंग क्वेश्चन में मैं इसके एडवांटेजेस भी आपको काफ़ी सारे बता दूंगा कि होते क्या है, ये सब करने का, इतना झमेले करने के क्या फ़ायदे होते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने मेरे नेवर गिव अप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एक्सेप्ट कर लो। अपने आप से प्रॉमिस करो और एक कमिटमेंट कर लो कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़े, बट यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। ये मेरा खुद का ओन स्ट्रगल स्टोरी है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया है। Accept this challenge by writing never give up in the comment section right now. Trust me, जैसे ही आप लिखोगे आपके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होगा आपके गोल के लिए। When to use the interface and when to use the abstract class in real application. ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और आपको काफ़ी कुछ आंसर पता भी होगा। जस्ट हम कंक्लूड कर लेते हैं कि कौन बेहतर है दोनों में से और क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इंटरफेस का भी यूज़ करना चाहिए। तो 3 टाइम पॉइंट्स हैं इसके लिए। पहले, एन इंटरफेस कैन बी यूज टू डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, वाइल इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। ये तो लिखा है कि कब करना चाहिए। तो ये क्या करता है, इंटरफेसेस मोर मॉड्यूलर और स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि इंटरफेस इज़ ए गुड चॉइस व्हेन यू नो मैथड हैज़ टू बी देयर बट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड डिफरेंटली। मतलब आपको पता है कि मेथड होना चाहिए बट अलग अलग क्लासेस उसको अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तीसरा, इंटरफेसेस डू सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसकी वजह से आपकी यूनिट टेस्टिंग जो होती है ना सिंपलर हो जाती है। आपकी जो मॉकिंग होती है ना ऑब्जेक्ट में, वो बहुत सिंपलर हो जाती है। अगर यूनिट टेस्टिंग का आपको आइडिया है तो उसमें इंटरफेसेस का बहुत रोल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि when to use abstract classes. So abstract classes is a good choice when you are sure some methods are concrete and some methods are implemented and that some methods must be implemented in the same way, and some methods are abstract and can be implemented differently by implementing classes. तो ये हमें पता ही था वैसे पहले से, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं इंटरफेसेस के ज़्यादा एडवांटेजेस है, इसलिए जो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं ना वो इंटरफेसेस ही करते हैं, क्योंकि इंटरफेसेस के साथ हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम अपने फंक्शंस को लेटर रन टाइम पे मॉडिफाई कर पा रहे हैं इन द चाइल्ड क्लासेस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू या इन यूनिट टेस्टिंग के लिए, और इंटरफेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अपकमिंग क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। What are the differences between throw and throws कीवर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं पहले ही थ्रो और थ्रोज को सेपरेटली कवर कर चुका हूँ। यहाँ मैं बस कंक्लूड करूँगा
तो लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा मैं थ्रो का एग्जाम्पल जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आई थ्रो कीवर्ड इलीगल एक्सेप्शन तो चला जाएगा कोड कैच में, और ये है हमारा थ्रोस कीवर्ड का एग्जाम्पल। अब शुरू करते हैं। पहले तो सिमिलरिटी देखते हैं। सिमिलरिटी यही है कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आपके इनर फंक्शन में आई, या आप उसे नेस्टेड फंक्शन भी कह सकते हो, तो वो आपकी चली जाएगी किसमें, आउटर फंक्शन में, कॉलिंग फंक्शन में, जिसने उस इनर फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है। अब पहला डिफरेंस क्या है दोनों में? पहला यह है कि थ्रो कीवर्ड के केस में हम यहाँ पे जो है एक्सेप्शन टाइप को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं, और डायरेक्टली एक्सेप्शन भेजते हैं। ठीक है। डायरेक्टली एक्सेप्शन का मतलब है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आई और हमने इलीगल आर्गुमेंट को डायरेक्टली भेज दिया यहाँ पे कैच में, और ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है। बट थ्रोज के केस में डायरेक्टली नहीं भेजते हैं। ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी, फाइल नॉट फाउंड आएगी, इनपुट आउटपुट आएगी, वो रन टाइम पे ही जो भी एक्सेप्शन आएगी यहाँ पे वो पास हो जाएगी, या तो इस कैच ब्लॉक में या इस कैच ब्लॉक में, बेस्ड ऑन द एक्सेप्शन एट रन टाइम। एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम। दूसरा डिफरेंस ये है कि थ्रो कीवर्ड जो है वो मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं। अगर आप देखो ये मेथड की बॉडी है और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, राइट। जबकि जो थ्रोस कीवर्ड है वो मेथड डिक्लेरेशन के साथ हम यूज़ करते हैं, अंदर नहीं करते। जो करली ब्रेसेस के अंदर नहीं करते हम, करली ब्रेसेस के ऊपर ही, बाहर ही कर देते हैं। ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो थ्रो कीवर्ड है ना, उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट पे एक्सेप्शन आती है, एक लाइन पे एक्सेप्शन आती है। ठीक है। अगर उस लाइन के अलावा कहीं एक्सेप्शन आई तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मतलब थ्रो कीवर्ड कुछ नहीं कर सकता। बट जैसे आपने इफ ब्लॉक चलाया और कोई एक्सेप्शन आई तो आपने उसको भेज दिया यहाँ पे। बट अगर आप थ्रोज देखोगे तो अगर मेथड में कहीं भी कोई भी एक्सेप्शन आई और वो इन दोनों में से एक टाइप की हुई, फाइल नॉट फाउंड या इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, तो उनको एज पर अकॉर्डिंगली वो कैच ब्लॉक में भेज देगा। तो ये भी फ़र्क है एक तीसरा। ठीक है। तो अब ये डिफरेंसेस आपको याद कैसे रहेंगे, वो बाय इस लिस्ट टेबल्स को देख के। यहाँ पे मैंने सिमिलैरिटी भी लिख दी है, और जो भी मैंने आपको डिफरेंसेस अभी एक्सप्लेन किए हैं और वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। ये लास्ट वाला मैंने सिंटैक्स भी लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, बट शुरू के 3 एक्चुअल डिफरेंसेस हैं। तो ये सही रहेगा जब आप रिवीजन करेंगे तो। What is linked list in Java? What are singly and doubly linked list? तो लिंक लिस्ट जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जावा में, जो डाटा स्ट्रक्चर से आया है। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम तो पहले से पता होगा, जो मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिंक लिस्ट जो है वो हमारे लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। पहले डेफिनेशन देखते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट इन जावा इज डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट इंटरफेस. It consists of node where each node contain a reference to the next and previous node. तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन है। तो अब इसको समझते हैं कि इसमें हमारा डबली क्या है, नोड क्या है, रेफरेंस क्या बात हो रही है, नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस क्या है। तो ये सब हम समझेंगे। अभी समझाता हूँ आपको जल्दी से। तो सबसे पहले इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ा एरे लिस्ट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि लिंक लिस्ट जो है वो एरे लिस्ट का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। ठीक है। अब एरे लिस्ट हमारा जो होता है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है उसका थोड़ा सा आपको माइंड मैप करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे लिस्ट है, उसमें 3 एलिमेंट हैं 10, 20, 30। अब ये मेमोरी में किस तरीके से होंगे? हमारा एलिमेंट होगा 10, सबसे पहले एलिमेंट, उसका इंडेक्स होगा 0 और उस एलिमेंट का एड्रेस होगा। तो ये पूरा का पूरा जो होगा हमारा एक एलिमेंट हो गया। ऐसे ही हमारा दूसरा एलिमेंट होगा 20 एड्रेस विद इंडेक्स, ये हमारा दूसरा हो गया। अब आप एक चीज़ देखो, इन दोनों में इसमें और इसमें कोई भी लिंक नहीं है, कुछ भी, मतलब दोनों नॉट लिंक्ड। अभी वो मैं बताऊंगा कि लिंक लिस्ट में कैसे लिंक होता है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे ही हमारा जो तीसरा एलिमेंट है 30, उसका भी कोई लिंक नहीं है। ठीक है।
लिंक का मतलब ये होता है कि जो हमारा पहला एलिमेंट है उसमें दूसरे एलिमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो दूसरा एलिमेंट है उसमें पहले एलिमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट है, या आप इनको नोड भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं लिंक लिस्ट में बताऊंगा कि नोड कैसे होते हैं, एरे लिस्ट में हम नॉर्मली नोड बोलते नहीं है। पहले तो हम सिंगल लिंक लिस्ट देखेंगे, सेम एग्जांपल लेंगे 10, 20, 30, और हाँ ये जावा में नहीं होता है सिंगली लिंक लिस्ट, डबली होता है, पर डबली को समझने के लिए हमें पहले सिंगली समझना चाहिए, तब सिंपल रहेगा डबली। ठीक है, अब सिंगली में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो एड्रेस एलिमेंट और ज़ीरो जैसे एरे लिस्ट में है ना, वैसा ही हमारा इसमें भी पहला एलिमेंट कुछ इस तरीके से होता है। अब ध्यान से सुनना, इन एडिशन टू दीज हमारे पास एक और चीज़ होती है, और वो होती है रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट। एक नेक्स्ट करके होता है, हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। ये वीडियो जो है वो पार्ट है मेरे फुल कोर्स का टॉप 350 जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस, जहाँ पे मैंने स्प्रिंग बूट, एमवीसी, रेस्ट वेब सर्विसेज और कोडिंग क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये जो पीडीएफ है सारे क्वेश्चंस की, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन कैंडिडेट्स की तरह जिन्होंने मेरा कोर्स यूज़ करके अपने इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं, आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते कोई क्वेश्चन, तो भी आप ये कोर्स ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़
नो प्रॉब्लम, नहीं करना चाहते, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हैश मैप एंड हैश टेबल? तो अब हैश टेबल सीखेंगे किसकी मदद से? हैश मैप की वजह से। और हैश मैप का डायग्राम आपको याद होगा, हैश मैप ये रहा, हैश टेबल ये रहा, दोनों ने मैप इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है। इसका मतलब दोनों में सिमिलैरिटी की है कि दोनों की और वैल्यू पेयर्स जो होते हैं ना उसको फॉलो करते हैं। मैपिंग का पर्पज़ है इनका, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे मैंने इन दोनों की सिमिलैरिटी लिख भी दी है। हैश मैप, हैश टेबल, क्लासेस, इम्प्लीमेंट्स मैप इंटरफेस, रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। अब मैं इन दोनों का कोड दिखाता हूँ आपको और डिफरेंस क्या है उनमें। ये तो है हमारा हैश मैप का एग्जाम्पल। अगर आपको याद हो तो इस तरीके से हमारा की का डाटा टाइप, वैल्यू का डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, हैश मैप का नेम, और फिर यहाँ पे हम की वैल्यू को इस तरीके से पुट मेथड यूज़ करके ऐड करते थे हैश मैप में, और फिर गेट करने के लिए गेट मेथड का यूज़ करते थे, की को पास करते थे और हमारी वैल्यू आ जाती थी, और रिमूव करने के लिए की को पास करते थे, रिमूव मेथड से रिमूव हो जाएगा वो एलिमेंट फ्रॉम हैश मैप। ये था हैश मैप, पहले ही एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ मैं। ये है हमारा हैश टेबल, और कोड एग्जैक्टली लेफ्ट राइट सेम है, बस यहाँ पे हमने हैश मैप की जगह हैश टेबल यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो अब आप फिर बोलेंगे तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे आउटपुट भी इवन सेम है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आउटपुट डिफरेंस होता है, आउटपुट भी सेम है। जो डिफरेंस है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या है डिफरेंस। पहली डिफरेंस ये है कि हैश मैप अलाउज ओनली वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यूज, हैश टेबल डज नॉट अलाउ नल कीज, ठीक है। डिफरेंस, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, हैश मैप नॉट सिंक्रोनाइज्ड नॉट थ्रेड सेफ, हैश टेबल सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड सेफ। सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है? सिंक्रोनाइज्ड हमारा मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड होता है। जब मल्टी थ्रेडिंग में जो मल्टीपल थ्रेड अगर किसी सेम डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नॉट सिंक्रोनाइज्ड मतलब वो आपस में अच्छे से सिंक नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल थ्रेड्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हैश मैप एक अच्छा ऑप्शन नहीं है मल्टी थ्रेडिंग के लिए, हैश टेबल बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो है हैश मैप जनरली फास्टर होता है, क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइजेशन का कोई ओवरहेड, कोई मतलब एक सरदर्दी नहीं है, ये स्लोअर होता है हैश टेबल सिंक्रोनाइजेशन की है ओवरहेड की वजह से। तो अब मल्टी थ्रेडिंग को हैंडल करने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा पावर्स चाहिए होती हैं, तो उन पावर्स के लिए फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं फिर वो हैश टेबल में, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है किसकी? हमारी हैश टेबल की, ठीक है। और हैश मैप में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं पाल रखा उसने, तो इसलिए हैश मैप थोड़ा सा फास्टर होता है। उसके बाद ये कंक्लूजन है कि हैश मैप सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए अच्छा होता है, और हैश टेबल जो होता है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए एक बेटर चॉइस है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नॉन सिंक्रोनाइज सब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेनरिक्स इन जावा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और जितनी भी बिग एप्लीकेशंस है ना उनमें आई थिंक ये यूज़ होता ही है, ठीक है। एक आपको बढ़िया सा एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक मैकेनिक हो, मान लो ऐसा, ठीक है, और ये एक बेटर जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, और उसमें आपके पास बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर हैं, ओके। और ये क्या कर रहे हैं स्क्रू ड्राइवर? बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ जो नीडल्स है ना उनको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बेस्ड ऑन द स्क्रू, जिस टाइप का भी स्क्रू है आप उस टाइप का स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि इन सारे स्क्रू ड्राइवर को रखना, कैरी करना, मैनेज करना, वो सब एक प्रॉब्लम है। तो इसका एक अल्टरनेटिव है। वो अल्टरनेटिव क्या है? कुछ इस तरीके से कि आपके पास केवल स्क्रू ड्राइवर का हैंडल रखो और बाकी अलग अलग टाइप की नीडल्स रख लो, ठीक है। अब ये देखो, अब जब भी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी उस हिसाब से नीडल को इसके साथ लगाओ स्क्रू ड्राइवर के साथ और काम हो जाएगा। तो ये जो तरीका है ये क्या बोलते हैं, पोर्टेबल है और इनको मैनेज करना भी बहुत ईजी है। तो सेम ही हमारा जेनरिक्स में भी होता है, प्रोग्रामिंग में जो जेनरिक्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एक कंपेयर क्लास है और इसके अंदर हमारे पास ये 2 आर इक्वल ओवरलोडेड मेथड हैं
एक इंटीजर टाइप को हैंडल कर रहा है और एक स्ट्रिंग टाइप को हैंडल कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अलग अलग मेथड बनाने पड़ते हैं अलग अलग टाइप्स को हैंडल करने के लिए। ओके, बेसिकली आर इक्वल मेथड अंदर करेगा क्या, इन दो इंटीजर वैल्यूज़ को अंदर कंपेयर करेगा और रिटर्न कर देगा जो भी, अगर कंपेयर करने पे दोनों इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, और कंपेयर करने पे अगर फॉल्स हैं मतलब नॉट इक्वल हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इंटीजर स्ट्रिंग दोनों के साथ के लिए आपको अलग अलग मेथड बनाने पड़े। बट अगर आप जेनरिक्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से आप एक आर इक्वल मेथड बनाएंगे, टी टाइप पैरामीटर को यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पास करेंगे यहाँ पे, और एक ही मेथड से आपका काम हो जाएगा। ओके, आपको अलग अलग मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये जो टी है ये एट द रन टाइम कभी इंटीजर पैरामीटर को, इंटीजर टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है, कभी स्ट्रिंग टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो रन टाइम में डिसाइड कर लेगा। तो कहने का मतलब है लेस कोड से वन मेथड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बट आपको आइडिया तो लग गया कि जेनरिक्स किस तरीके से हमारे मल्टीपल मेथड्स को एक मेथड में डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, डेफिनेशन एक बार वो कर लेते हैं। ये जेनरिक वर्जन है, जो कि ऊपर वाले नॉन जेनरिक थे, ये जेनरिक वर्जन है। डेफिनेशन ये रही, generic provides a way to define classes, interfaces and methods that can work with any data type। ठीक है, अब आने वाले क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि ये को कोड में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं जेनरिक्स को। What is a generic method? How to implement generic method? ऑल राइट, तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था। अब मैं क्या करूँगा, पहले विदाउट जेनरिक आपको दिखाऊंगा कि चीज़ें कैसी होती हैं, मल्टीपल मेथड्स कैसे यूज़ होते हैं, और फिर मैं आपको उसी का जेनरिक वर्जन भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए कोड पे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास एक कंपेयर क्लास है, हम विदाउट जेनरिक की बात करेंगे अभी। ठीक है, इस कंपेयर क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड है आर इक्वल, जो कि दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर टाइप के, उनको कंपेयर कर रहा है और उसके बाद रिटर्न करेगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स, में दोनों में से एक रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस मेन मेथड के अंदर एक कंपेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और फिर ऊपर वाला जो मेथड है आर इक्वल उसको कॉल कर लिया कुछ इस तरीके से, और हमारे पास यहाँ पे इंट रिजल्ट आ जाएगा ट्रू या फॉल्स, जिसको हम प्रिंट कर लेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ पे 10 और 10 पास किए थे तो हमें पता है कि दोनों इक्वली होंगे, तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। राइट, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड को यूज़ करेंगे आर इक्वल को, बट हम यहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर आर्गूमेंट पास कर देंगे। जब हम पास करते हैं तो आर्गूमेंट कहते हैं, और जब हम रिसीव करते हैं ऊपर तो उससे पैरामीटर कहते हैं। ये मतलब ऐसी एक साइड नॉलेज। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो आर इक्वल मेथड है वो केवल हमारा इंटीजर टाइप को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग टाइप को नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे हम, इस आर इक्वल, हमें तो काम कराना है अपना, स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, हमें रिजल्ट चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक आर इक्वल का ओवरलोडेड मेथड बनाएंगे और इसमें हम स्ट्रिंग टाइप को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे, और जो अंदर का लॉजिक है वो सेम ही होता है इंटीजर और स्ट्रिंग को कंपेयर करने का। ठीक है, कहने का मतलब अगर रन करेंगे तो रिजल्ट मिल ही जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारा कोड लंबा हो गया। हमने दो मेथड बना दिए और काम वही हो रहा है, और तो ये एक लंबा तरीका है। अब हम जेनरिक यूज़ करेंगे और खाली एक मेथड का यूज़ करके हम दो टाइप के पैरामीटर, इंटीजर और स्ट्रिंग, दोनों से वो करवा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जेनरिक मेथड क्लास है, उसके अंदर हमने बूलियन इस तरह से आर इक्वल मेथड डिफाइन किया। अब ध्यान से सुनना ज़रा, यहाँ पे जो ये एंगुलर ब्रैकेट में टी है, इसका मतलब ये है कि ये आर इक्वल मेथड एक जेनरिक मेथड है। टी का मतलब ये टाइप पैरामीटर है, इसका मतलब ये कि आपका रन टाइम पे डिसाइड होगा कि इस टी का एक्चुअल वैल्यू क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या टाइप है, ये रन टाइम पे डिसाइड होगा। अभी और कोड दिखाता हूँ फिर समझ में आएगा। उसके बाद मेन मेथड में पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे ऊपर। ठीक है,
अब उस मेथड को कॉल करेंगे, तो मेथड को कॉल करने का भी तरीका बिल्कुल सेम है, इस तरीके से आर इक्वल मेथड। बट अब यहाँ पे जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो जावा है वो क्या करेगा, वो देखेगा ये 10 है, तो वो इस t की वैल्यू को कन्वर्ट करके इंटीजर कर देगा। ओके, तो रन टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि इस t की वैल्यू क्या है, इंटीजर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो पहले तो जावा उसको ऊपर से इंटीजर करेगा और नीचे उसको स्ट्रिंग कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे जेनरिक काम करते हैं। ओके, तो आप समझ गए। अब हमने एक ही मेथड बना रखा है और ये दोनों टाइप इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों को हैंडल कर दे रहा है, तो यही हमारा जो जेनरिक का मेन पॉइंट है। ओके, रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन से टाइप को हमें हैंडल करना है। ग्रेट, तो ये तो है हमारा जेनरिक का पूरा वो, और मैंने यहाँ पे कोड दिखा दिया है विदाउट जेनरिक्स काम कैसे होगा जो मैंने आपको दिखाया, और विद जेनरिक्स काम कैसे होगा। दोनों को कंपेयर कर लो कोड, आप समझ जाओगे कि कैसे विदाउट जेनरिक्स में हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ा, ज़्यादा मेथड्स लिखने पड़े, और अगर हमारे और भी ज़्यादा टाइप होते फ्लोट डेसिमल तो और भी लंबा हो जाता। बट हमारा जो जेनरिक्स का कोड है इसमें हमारे मल्टीपल टाइप्स हमारे उसी से कवर हो गए, किससे, एक मेथड से। बट ये बात याद रखना कि अंदर का जो लॉजिक होगा ना आपका वो सेम ही रहेगा। अगर अंदर का लॉजिक ही डिफरेंट है, जैसे रिटर्न वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 10 इसकी जगह कुछ और है, तो फिर आपको नए मेथड्स बनाने पड़ेंगे। ओके, केवल बॉडी सेम होनी चाहिए बट टाइप डिफरेंट हैंडल कर सकता है। तो ये था हमारा जेनरिक मेथड। अब इससे ऊपर एक चीज़ आती है जेनरिक क्लास, वो ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, ये बेस था। तो अब जेनरिक क्लास को समझते हैं अपकमिंग क्वेश्चन में। व्हाट इज़ ए जेनरिक क्लास, हाउ टू इम्प्लीमेंट जेनरिक क्लास। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जेनरिक मेथड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है। अब जेनरिक क्लास जो है इसका पर्पस तो ऑलमोस्ट सेम है, वही कि डिफरेंट डाटा टाइप्स को हैंडल करना, बट इसके थोड़े एडवांटेज हैं और कोड थोड़ा सा डिफरेंट है। दिखा देता हूँ मैं आपको कोड में। तो ये हमारी एक क्लास है जेनरिक क्लास एग्जाम्पल। अब ये जेनरिक क्लास कैसे है, ऐसे अगर हम इसके आगे टी लगा देंगे एंगुलर ब्रैकेट्स में तो इसका मतलब कि ये क्लास जेनरिक है। और इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये होता है कि अब इसके अंदर के जो सारे मेथड्स हैं ना वो ऑटोमेटिकली जेनरिक हो जाते हैं। उनके आगे जिस तरीके से हम एक एक मेथड में लगाते थे जेनरिक मेथड्स में, वहाँ पे आपको टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे मेथड जेनरिक हो गए। ठीक है, अब यूज़ कैसे करेंगे इस क्लास को, उस केस में आपको एक पब्लिक मेन के अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है कुछ इस तरीके से। तो इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको जो टाइप है पास करना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो बना है ये अब केवल इंटीजर को हैंडल करेगा, स्ट्रिंग को नहीं करेगा, खाली इंटीजर। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने आर इक्वल मेथड कॉल कर लिया तो यहाँ पे हमने इंटीजर पास कर दिया और ऊपर टी वाले ने रन टाइम पे इंटीजर एक्सेप्ट किया और काम हो गया। आपको पता है, ये मैंने पहले भी दिखाया है कि रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, स्ट्रिंग वाला आर इक्वल मेथड कॉल करना है, तो आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट खाली इंटीजर के लिए था। तो दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आप बनाओगे और यहाँ देख रहे हो ना स्ट्रिंग यूज़ किया है। अब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया आर इक्वल मेथड में और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर दिए तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल एक और मेथड था यहाँ पे नॉट इक्वल। तो अब आपको अगर स्ट्रिंग का ही ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है, नॉट इक्वल मेथड को यूज़ करना है, तो आपको स्ट्रिंग कंपेयर ऑब्जेक्ट से ही हो जाएगा वो इस तरीके से। तो यहाँ पे अब आप देखो हमें नया ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्ट्रिंग कंपेयर ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा स्ट्रिंग टाइप को हैंडल कर सकता था। तो हमने नॉट इक्वल मेथड कॉल कर लिया और जो पैरामीटर में स्ट्रिंग पास कर दिए। तो कुछ इस तरीके से हम जेनरिक क्लासेस का यूज़ करते हैं। अगर आप रन करेंगे कोड को तो जो मैंने यहाँ पे आउटपुट लिखे हैं ट्रू ट्रू ट्रू, तीनों ट्रू ही हैं, तो इस तरीके से आउटपुट भी आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर।
और मैंने यहाँ पे जेनरिक क्लास का पूरा कोड लिख भी दिया है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। साथ ही में मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिख दिए हैं कि मैंने क्या क्या किया जेनरिक क्लास को बनाने के लिए। तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी टी की, टाइप पैरामीटर और टाइप आर्गुमेंट होते क्या हैं एक्चुअली। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टैटिक मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक मेथड का क्या मतलब है कि कोई मेथड है किसी क्लास के अंदर, अब आप उस मेथड को कॉल कर सकते हो बिना उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। कोड में दिखाता हूँ कैसे। तो फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास एक क्लास है स्टैटिक मेथड एग्जांपल, और उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड है। और हमने क्या किया, हमारे पास एक मेथड है अपना क्लास के अंदर जो कि स्क्वायर मेथड है, ठीक है। अब हम इस मेथड को कॉल कैसे करेंगे मेन मेथड के अंदर, उसके लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर कॉल करेंगे इस मेथड को। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि हम इस मेथड को स्टैटिक मार्क कर दें। स्टैटिक मार्क करने से, कीवर्ड यूज़ करने से, अब ये पूरा का पूरा मेथड हो गया हमारा स्टैटिक मेथड। मतलब जब हम इसको कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से, आप अगर इसमें से जो रिटर्न आएगा रिजल्ट, तो इस क्लास का नाम लिखना है और डॉट और फिर मेथड का नाम कुछ इस तरीके से, ओके, स्क्वायर, और बाद में आर्गुमेंट पास कर देना। तो आपको ने देखा, आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट ही क्लास नेम से उस मेथड को कॉल कर दिया। तो यही होता है हमारा स्टैटिक मेथड। और ये इस तरीके से मैंने इस रिज़ल्ट को जो हमें यहाँ से मिला, जो स्टैटिक मेथड ने रिटर्न किया, उसे प्रिंट करा दिया। 5 पास किया था यहाँ पे, तो num इंटू num 25 रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कोड। अब मैंने ये सेम कोड यहाँ पे लिख भी दिया है, और मैंने यहाँ पे 2 बातें लिख दी हैं स्टैटिक मेथड के बारे में कि स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन करते हैं और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछोगे कि भाई ज़रूरत कहाँ पड़ती है रियल एप्लीकेशन में, कोई भी चीज़ होती है, कुछ ज़रूरत होती है तभी हम उसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि व्हेन टू यूज़ स्टैटिक मेथड्स इन रियल एप्लीकेशन। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप में करेज और पेशेंस तो है इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए। बस आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको इंटरव्यू देते रहने हैं जब तक कि आप अपने गोल को पा ना लें। और मेरी तरफ से बस एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने शुरुआत नहीं करी है अभी तक इंटरव्यू देने की, तो शुरू कर दो। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इंटरव्यूज़ से खाली हम लर्न नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी कुछ खोने के लिए है नहीं। देखो, अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो एक बहुत ही, क्योंकि आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़, आप एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो गए हो उसमें। कंपनीज़ रुकेंगी नहीं, वो किसी और को हायर कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, आपके लिए इंतज़ार नहीं करेंगी, ठीक है। बट अगर आप इंटरव्यू दे के आप रिजेक्ट हो गए, इस केस में एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिला, और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे। इन शॉर्ट, स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़ and do accept my this never give up challenge until you crack the interview. Just comments box में लिख दो never give up. Okay, finally all the best from my side. मैं सपोर्ट करता रहता हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जॉब वीडियोस में डालता रहता हूँ, और आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो बाय प्रेसिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. Thank you so much.